नमस्कार सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं, हमारे साथ एक अनुभवी ग्रेट पर्सनैलिटी बैठे हैं। वो आपको आज बताएंगे कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप को अपनाना चाहिए, क्योंकि इनका एक बड़ा अनुभव रहा है। अगर हम बातचीत करें तो उम्र के हिसाब से भी और साथ में इनकी सर्विसेज की बातचीत करें तो उस हिसाब से भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी जी हमारे साथ है। ये रिटायर्ड कर्नल है जो आपको बताएंगे कि किस तरह आर्मी में आप जा सकते हैं। तो सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और उसके बाद बच्चों को कुछ टिप्स दीजिए ताकि बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो जुनून होता है, उस जुनून का सही तरीके से प्रयोग कर सकें। मैं कर्नल एस.सी. परमार 1987 में इंडियन आर्मी से रिटायर हुआ था। इसके बीच में आर्मी को ज्वाइन करने के कई प्रकार के चेंजेस सामने आई हैं, परंतु फिर भी बेसिकली दो ही तरीके हैं जिस तरीके से आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो। या तो आप जाएं अदर रैंक्स में या फिर ऑफिसर्स रैंक पे। मैं आपको बताना चाहता हूं पहले कि आप किस प्रकार से अदर रैंक्स में ज्वाइन करते हैं। उसको कहते हैं कॉम्पिटेंट एनरोल्ड। इसके लिए अभी जो लेटेस्ट टर्म चल रही है वो है अग्निवीर। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साल में अग्निवीर की 2 बार भर्ती होती है आर्मी के लिए, खास करके सोल्जर जीडी, क्लरिकल जीडी और क्लरिकल स्टोर, और तीसरी कैटेगरी है ट्रेड्समैन। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो जो कॉम्पिटेंट जीडी जो है उसकी 10 क्लास है, और जो क्लरिकल स्टाफ है और क्लरिकल एसटी जीडी जो है उनके लिए 10+2 है। ट्रेड्समैन के लिए क्वालिफिकेशन 8 स्टैंडर्ड है रखी गई। इसमें आपको देखो तैयारी करने के लिए क्या ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ग्राउंड वर्क ही आपकी जो जिस्मानी काबिलियत है, आप में जो एक जुनून है भर्ती होने का, वो उसमें ज़ाहिर होता है। उसमें आपको 1 किलोमीटर की रन, पुल अप करने का 10 और एक डिच क्रॉस करनी है 9 फीट की। ये कोई बड़े मुश्किल टेस्ट नहीं है, परंतु क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है हिंदुस्तान में, इसलिए अगर पोस्ट 100 हैं तो उसके लिए कम से कम भी 10,000 लड़का सामने आता है। इसलिए आपको बड़ी तगड़ी कंपटीशन करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए आपका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। आपको चाहिए, जैसे आपको पता लगे कि भर्ती होने वाली है तो 3 महीने कम से कम पहले आप अपने फिज़िकल स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दीजिए। रन जो है 1 किलोमीटर का है, आप 2 किलोमीटर रन किया करें रोज़ाना सवेरे शाम, और उसमें आप अपने फिज़िकल जो स्टेमिना है उसको बढ़ाएं। उसी तरीके से डिच, हालांकि आपको हो सकता है बड़ी बढ़ाई ना मिले, पर वैसे ही निशान लगा करके 9 फीट का उसके ऊपर कूदना शुरू करके देखो, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। पुलअप्स, अगर कहीं ऐसा आपको बीम नहीं मिलता है तो पेड़ की कोई एक शाखा पे उसको पकड़ करके चढ़ने की उसको उठने की कोशिश करो, जिससे आपकी ताकत जो बाजू होगी उसका पता लगेगा। इसी तरीके से भर्ती का दूसरा सिस्टम है एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स में भी जो भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल टेस्ट उसका होता है। उसमें भी फिजिकल फिटनेस बड़ा ज़रूरी है पहले, और उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो मैथ्स और साइंस बड़ा ज़रूरी है। जी। उसी तरीके से नेवी के लिए भी, उसके लिए भी फिजिकल स्टैंडर्ड वैसे ही चाहिए जैसे आर्मी के लिए चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2, और वो है साइंस और मैथमेटिक्स के साथ। तो ये आपको, अगर आपने लोअर रैंक्स में भर्ती होना है या ज्वाइन करना है
तो उसके लिए ये प्रोसीजर है जो कि आप साल में 2 बार आपके सामने आएगा। पेपरों में देखते रहिए, रोजगार न्यूज़ होती है, पेपर आता है, उसमें भी आता है सारा कुछ आपको बताया जाएगा आपका ये कब टेस्ट और कहाँ पे होना है। जब ये सारा कुछ होता है तो उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट होने के बाद उसकी जो मार्किंग है वो एक सेंट्रल जगह पे, जो जैसे हमारे रिक्रूटिंग जोन्स हैं, यहाँ का रिक्रूटिंग जोन जलंधर में है, तो वहाँ पे एक सेंट्रल प्लेस पे मार्किंग होती है पेपर्स की। उसमें आपकी जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है वो बनती है, और उस ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज 3 टाइम्स उसमें आपको बुलाया जाएगा। आपका मेडिकल होगा, मेडिकल फिटनेस में देखो, इस उम्र में जैसे जिसमें आप आ रहे हो भर्ती होने के लिए, कोई कारण नहीं है कि आप अनफिट हो, बशर्ते कि आपके कान ठीक हो, आपकी नज़र ठीक हो, आपके जिस्म के अंग ठीक हो, आप आराम से मेडिकल फिट हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसी तरीके से जब आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है, पिछले साल और उसके 2 साल पहले के, 3 साल पहले के पेपर्स आप चेक करिए। आजकल मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, आप देखेंगे कि उसमें जो कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। ये जो टेस्ट है वो तकरीबन 10th स्टैंडर्ड के बराबर, उससे भी कम का होता है, और मैथमेटिक्स जो है वो तकरीबन 9वीं 8वीं 9वीं क्लास के बराबर का होता है, 10th का वो भी नहीं होता है। तो ये बड़ा मुश्किल टेस्ट नहीं है, पर इसमें अगर आपने अपनी हिम्मत से क्वालिफिकेशन पास की है तो आपको ये टेस्ट पास करने में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये सही है कि बच्चों की तादाद सेलेक्टेड बच्चों की तादाद बहुत बड़ी होती है, उसमें आपको मेरिट में आना है और वो बड़ा ज़रूरी है। मेरिट में नहीं आ सकते हैं अगर आप, तो आप नहीं होगा, उसके बाद दोबारा आपको वो टेस्ट दोबारा फिर से करना पड़ेगा। इसके लिए ये जो है वो सोल्जर जीडी के लिए 18 साल से लेकर के 21 साल तक, और जो क्लरिकल है उसके लिए एज है 18 साल से लेके 23 ईयर्स तक। उसी तरीके से जो ये जो हमारे ट्रेड्समैन हैं उसकी एज जो है 25 ईयर्स तक होती है। ट्रेड्समैन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे कुक्स हैं, इक्विपमेंट रिपेयरर्स हैं, इक्विपमेंट बूट रिपेयरर्स हैं, दूसरे तीसरे किस्म के जो लोग उनको ट्रेड्समैन कहते हैं, जो एक सेकंड लाइन हेल्प करते हैं, जैसे कुक हाउस की देखभाल है, यूनिफॉर्म्स की देखभाल है, हमारे बार्बर्स हैं, हमारे वॉशर्समैन हैं, हमारे बूट रिपेयरर्स हैं, इसी तरीके से जो काम करने वाले उनको ट्रेड्समैन कहते हैं। सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ये ट्रेडमैन जब जाते हैं आर्मी में, तो कोई स्पेसिफिक कहीं से डिप्लोमा वगैरह करना पड़ता है कि कुछ ऐसा रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ट्रेड्समैन में भर्ती हुए हैं तो आपको ट्रेड किया जाएगा उसके लिए, और आपको लिए ट्रेडमैन के लिए कोई डिप्लोमे की जरूरत नहीं है। आपको ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग सेंटर में इसके लिए बखूबी ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया जाता है, उसके मुताबिक ट्रेन करके और फिर ट्रेड्समैन जा करके अपनी जॉब करते हैं। अब ये तो रहा आपको अगर आप अदर रैंक्स में भर्ती होना है तो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफिसर्स लाइन में कैसे जा सकते हो। ऑफिसर्स लाइन में जाने के लिए आपके लिए बहुत सारे द्वार खुले हैं। सबसे पहली स्टेज आती है जब आप 10+2 में पढ़ रहे हो, तो आपको एक द्वार खुलता है एनडीए में जाने का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपको ये जान करके शायद आपको पता ना हो, पर ये हमारी जो इंडियन नेशनल एकेडमी है, ये एशिया में सबसे फर्स्ट और सबसे मशहूर ये मिलिट्री ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूशन है जो सब जगह जानी जाती है, और इससे पास आउट हुए लड़के जनरल्स बनते हैं और बनते रहेंगे। इसमें जब आप 10+2 के लास्ट सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, तब आप टेस्ट में बैठ सकते हो। इसमें जो उम्र है वो 17 से 19 साल तक की होती है, सिर्फ 2 साल
ये आपके लिए इसमें है। मैक्सिमम आप 3 चांसेस इसमें ले सकते हो। मतलब 3 चांस। 3 चांसेस तक आपको 19 साल तक मिल जाएंगे बड़े आराम से। तो साल में कितनी बार पेपर होता है सर? 2 साल में 2 बार पेपर होते हैं इसके, और वो भी पेपर्स में पब्लिश हुआ होता है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे मेरिट में पास होकर के आए हैं उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाना पड़ता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो हमारे हिंदुस्तान में 3 जगहों पे सिलेक्शन होता है ऑफिसर्स का। ये जो सिलेक्शन का जो सिस्टम बना है, बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो जर्मन में ये टेस्ट जो है ये डिवाइस हुआ था। एनडीए नो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाला। और ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक ऐसा अनफेलिंग टेस्ट है कि जिसमें जो बच्चा कामयाब होकर के निकला है तो जाहिर है कि उसमें वो काबिलियत है कि वो अफसर बन सकता है। ठीक, उसमें जो ये टेस्ट सिस्टम बना है उसमें एक ऐसा सारा कुछ सिस्टम बनाया, पैदा किया है उन्होंने कि बच्चे की काबिलियत जो है, इंटेलिजेंस लेवल जो है, उसकी जो ट्रेनेबिलिटी है, ट्रेन कितना किया जा सकता है, उसको कितना आगे बढ़ सकता है, वो सारा कुछ सामने आता है उसमें। मतलब ये अगर मिला जुला कर बोले तो एनडीए के बाद सर्विस जो सिलेक्शन बोर्ड होता है उससे गुजरना पड़ता है, उसमें से गुजर करके वहां से ऑफिसर बनते हैं। हाँ, उसके बाद गुजर करके जो है उसमें फिर मेरिट लिस्ट बनती है लास्ट वाली में। हाँ, क्योंकि वैकेंसीज होती है 300। जी 300 वैकेंसीज आर टेकन एवरी 6 मंथ्स। जी। हर 6 महीने में 300 वैकेंसी इनकी में ली जाती हैं। तो जो बच्चे मेरिट ऑर्डर ऑफ मेरिट में आ गए वो 300 तक उनको ले लिया जाता है। अच्छा, ट्रेनिंग है आपकी एनडीए में जाकर के 3 साल तक। इसमें देखो 2 स्ट्रीम्स हैं, एक आर्ट स्ट्रीम है और एक साइंस स्ट्रीम है। सर मतलब बोलने का मतलब है एनडीए का पेपर आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं और हाँ, साइंस वाले भी दे सकते हैं। दोनों दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि इसमें जो मैथ्स का पेपर है वो 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स होता है, कंपलसरी मैथ है। कंपलसरी है एक मैथ्स का पेपर। मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज 3 पेपर होते हैं और इसकी ट्रेनिंग है 3 साल तक। जब बच्चा 3 साल तक वहाँ ट्रेनिंग करता है तो उसमें उसका जो सिलेबस है वो एक तो जो उसकी पढ़ाई है 10+2+ जाकर के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की उसके इक्विवेलेंट होती है और पढ़ाई पूरे तरीके से जैसे कॉलेज में होती है उसी तरीके से होती है वहाँ पे। साथ ही साथ आर्मी के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से जब ये बच्चा 3 साल कंप्लीट करता है तो वहाँ से वो जब निकलता है तो कोई ग्रेजुएट बन के आता है। पंजाब ये पंडित नेहरू हाँ यूनिवर्सिटी जो है उसकी तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं ग्रेजुएशन के। साइंस स्ट्रीम से निकला तो साइंस का, आर्ट्स स्ट्रीम से निकला तो आर्ट्स का। इस तरीके से उसके बाद 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। टोटल मिलाकर 4 साल ट्रेनिंग। 4 इयर्स। एनडीए निकालते हैं तो 4 इयर्स। चौथे साल में जाकर के बच्चा अफसर बनकर। तो उनको कौन सा रैंक मिलेगा सर जब ये आई में से निकलेगा तो फुल लेफ्टिनेंट करेगा। 2 फुल लगते हैं, 2 स्टार वाला। 2 स्टार लेफ्टिनेंट। पहले एक सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ करता था, वो सेकंड लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट है वो अब नहीं हुई है, अब डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनना है तो एनडीए निकाल कर बच्चा जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात जो खास अहम है वो ये है कि एनडीए से ही बच्चे एयरफोर्स स्ट्रीम में जाते हैं, एनडीए से ही बच्चे नेवी स्ट्रीम में जाते हैं। ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है और आपके रुझान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे जो आपकी पढ़ाई हुई है उसमें क्या कुछ किया है आपने। अच्छा, वहीं से एयरफोर्स में उसके वहीं से आपको एयरफोर्स और वहीं से नेवी आपको ये ट्रेन मिलेगा। एयरफोर्स में जो जाते हैं बच्चे वो एयरफोर्स की एकेडमीज में ट्रेन किए जाते हैं और जो नेवी में जाते हैं बच्चे उनको नेवल जो है उनकी एकेडमीज उसमें ट्रेन किया जाता है। अभी दूसरी बात, ये एक तरीका आपको, दूसरा मैं अफसर बनने का तरीका बताना चाहता हूँ वो ये है, अगर बाय द वे आप एनडीए में कामयाब नहीं हो पाए हैं, आप पढ़ते रहिए आगे, आप ग्रेजुएट हो जाइए। ग्रेजुएशन के बाद आपको
कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपेयर होने का चांस मिलेगा, यानी कि सीडीएस सीडीएस के लिए। ये भी साल में 2 एग्जामिनेशन होते हैं, साल में 2 बार। 2 बार। इसमें भी वही स्ट्रीम वही है, आर्ट्स और साइंस दोनों दोनों आप बैठ सकते हो टेस्ट में, बशर्ते कि आप क्वालिफाई कर लो। इसमें जो टेस्ट होता है उसके बाद आप आईएमए में जाते हो डायरेक्ट, और आईएमए में आपको 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फॉर 2 years यू आर ट्रेन्ड इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है आदमी की जिसका कोई बराबरी नहीं है। दूसरा तरीका है, इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, एक और किस्म का कमीशन रैंक आजकल खोल दिया है, वो ये है, वैसे तो कई सालों से पिछले से चल रहा है, वो है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस वो इसलिए है क्योंकि ऑफिसर्स की जो कमी है वो पूरी इंडियन मिलिट्री एकेडमी नहीं कर पाती है, तो इसलिए साइड बाय साइड एक ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दी है, जिसमें कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोग जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन पाते हैं। मतलब वहां से भी ऑफिसर बन सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग होती है सिर्फ 9 महीने की। तो इसकी 9 महीने क्वालिफिकेशन कैसे वो रहेगी? क्वालिफिकेशन वही है, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद उसको भी इनके टेस्ट में बैठना पड़ता है, वो भी सीडीएस ही कहलाता है, सीडीएस के साथ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो ये जब सीडीएस बन के जाएगा कोई पर्सन, तो उसको किस पोस्ट पे अपॉइंट किया हाँ, जाएगा? वही लेफ्टिनेंट बनेगा। अच्छा, मतलब एनडीए से भी लेफ्टिनेंट बनेगा। कुछ फर्क रहता है सीडीएस और एनडीए? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि एनडीए से निकल करके लड़का जो है वो आईएमए में आएगा, आईएमए से निकल करके लेफ्टिनेंट बन करके जब पास आउट होगा तो उसको कहते हैं ही गेट्स परमानेंट कमीशन, उसको परमानेंट कमीशन मिल गया। लेकिन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं वो परमानेंट कमीशन ऑफिसर नहीं कहलाते। उसके लिए क्या है कि उसका 10 साल इन्होंने टर्म रखा है, मैक्सिमम 10 years दे कैन सर्व। अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते हो और सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो वो जॉब छोड़ सकते हैं, जॉब छोड़ करके आकर के सिविल में जॉब कर सकते हैं। तो और जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए जो ये टाइम का शॉर्टेज हुआ है वो 9 months में ट्रेनिंग पास आउट किया है, whereas those people have done 2 years। तो 1 साल 3 महीने का उनकी जो सर्विस है वो डाउन की जाती है और उनको जो उनकी जो सीनियरिटी है उस तरीके से फिक्स की जाती है। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि वो 15 महीने की सीनियरिटी लूज करेगा जो जॉब में से सीडीएस वाला, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला, सीडीएस शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला 15 महीने की अपनी जॉब सर्विस शॉर्ट करके और फिर उसका सीनियरिटी जो फिक्स की जाती है विज़ जो परमानेंट कमीशन ऑफिसर। पर इसके लिए भी पूरे चांस है आगे सर्विस में आगे बढ़ने के, जो फर्दर रैंक्स मिलते हैं उसका मेजर बनेगा, लेफ्टिनेंट बनेगा, कर्नल, ब्रिगेडियर, सारा कुछ, उसके लिए रास्ते सब खुले हैं। इसी तरीके से लड़कियों के लिए भी अभी ये रास्ते सब ओपन हो गए हैं। एनडीएस में भी लड़कियां जा रही हैं, सीडीएस में भी लड़कियां जा रही हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी लड़कियां जा रही हैं। अब जहाँ तक सिलेक्शन का और फिजिकल स्टैंडर्ड्स का तल्लक है वो लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स डिफरेंट है, पर एजुकेशन की तरफ से कोई मतलब उनको फर्क नहीं है। द सेम क्वालिफिकेशन, द सेम एवरीथिंग, उनके आगे स्टेटस जो है वो सेम रहेगा। फिजिकल का सिर्फ थोड़ा फर्क है क्योंकि एज इट इज गर्ल्स आर ऑफ डिफरेंट स्टेज, बायोलॉजिकल उनका फर्क डिफरेंट है। तो ये दूसरा तरीका है फौज में जाने का। तीसरा तरीका मैं आपको एक और बताऊं, वो ये है, अगर आप जैसे एनरोल हो, कॉम्पिटेंट एनरोल हुए हैं, सिपाही रैंक में भर्ती हुए हैं और आपकी क्वालिफिकेशन है और अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको देखते हैं जहाँ ऑफिसर्स लोग आप एक अच्छी लाइन में चलने के काबिल हो, तो वहाँ पर आपके इंटरव्यूज लिए जाते हैं और आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भेजा जाता है। वहाँ से अगर आप पास होकर के आते हैं तो एक इंस्टीट्यूशन और है, उसको कहते हैं आर्मी कैडेट कॉलेज। आर्मी कैडेट कॉलेज में आपको 2 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है।
और उसके बाद आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में से थ्रू कर करके आपको परमानेंट कमीशन दिया जाता है। वो भी लेफ्टिनेंट, वो भी लेफ्टिनेंट में जाएगा। मतलब जो एक जीडी में बच्चा सिलेक्ट हुआ है, हाँ, वो लेफ्टिनेंट बन सकता है, बन बस सकता उसकी है। कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसमें उसको क्वालिफिकेशन 10+2 ही है। 10+2 हाँ, उसमें 10+2 वाला बच्चा भी अफसर बन सकता बन है। सकता है। एक और तरीका है अफसर बनने का, वो ये है, जो लोग सर्विस कर रहे हैं और रैंक में जैसे नाइक बन गए हैं, हवलदार बन गए हैं, या जेसीओ तक बन गए हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर तक बन गए हैं, उनको भी चांसेस हैं। उसको कहते हैं शॉर्ट स्पेशलिस्ट कमीशन। उसमें खास करके रिकॉर्ड ऑफिसर्स और कोर्ट मास्टर्स और इस तरीके से स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स 3-4-5 कैटेगरीज हैं उसमें ये लोग भी कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। अच्छा, मतलब ये भी लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। ये भी लेफ्टिनेंट से बनेगा, शुरू होगा, चाहे वो जेसीओ रैंक में है तो लेफ्टिनेंट बन जाएगा, और इस तरीके से उसकी भी उन्नति होगी, वो भी आगे बढ़ेगा, जो रैंकिंग में बढ़ेगी। अब एक और तरीका है ऑफिसर बनने का, वी कॉल इट ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स। वो ये है कि जो लोग कॉम्पिटेंट में एनरोल्ड में भर्ती हुए हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी टाइम स्केल के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से ज़िंदगी में। एक और बड़ी खास मैं ये बात इम्प्रेस करना चाहता हूँ कि काबिलियत की जितनी कदर फौज में है कहीं पे नहीं है। जो बच्चा जिसने हिम्मत की है, जिसने अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाया है, जिसने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसको वहाँ बढ़ने से कोई रोका नहीं जाता, कोई रोक नहीं सकता, और वो बढ़ता रहता है। इसी तरीके से उनको इंसेंटिव देने के लिए ही इनका ये ऑनररी कमीशन रैंक का दिया गया है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई जेसीओ है बना, जूनियर कमीशन ऑफिसर, बैंक सूबेदार है या सूबेदार है, तो जा कर के 28 साल उसकी नौकरी करनी है, उस टाइम पे जा कर के उसको ऑनररी कमीशन रैंक दे दिया जाता है। वो भी लेफ्टिनेंट रैंक दिया जाएगा, और वो नॉर्मली दिया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से, डायरेक्ट नोटिफिकेशन होती है, और वो नॉर्मली 26 जनवरी के दिन की जाती है। तो ये बेसिस क्या रहता है, किस पर्सन को दिया जाएगा? बेसिस उसकी जो है वो परफॉर्मेंस है। अच्छा, मतलब जो आज तक उसने सर्विसेज दी, टोटल परफॉर्मेंस उसकी बेस पे हर साल हर एक एनसीओ की, हर एक जेसीओ की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है। अच्छा, वो मतलब उसमें अच्छा एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो उसकी बेसिस पे उसकी जो काबिलियत है वो सामने आ जाती है, चाहे वो लोअर रैंक में है, एनसीओ रैंक में है, चाहे जेसीओ रैंक में है, और उसी बेस पे इनको ये कमीशन रैंक मिलता है। और ये जरूरी नहीं कि सब कमीशन ऑफिसर बन जाए। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जब वो उसको ऑनररी रैंक मिल गया तो वो उसकी जो पेंशन, उसकी जो पे है, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द कमीशन ऑफिसर्स, उसके बराबर हो जाती है। वो उसका पेंशन आया तो उसकी बराबर, जैसे एक लेफ्टिनेंट रिटायर हो गया, परमानेंट लेफ्टिनेंट रिटायर हो गया है, या कैप्टन रिटायर हो गया है, तो उसके बराबर उसकी भी पेंशन, उसकी भी पे होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आर्मी में जाने से आप या चाहे लोअर रैंक में जाएं, चाहे अपर रैंक में जाएं, आपको चांसेस बढ़ते, आगे बढ़ने के चांस जो है वो मिलते चले जाते हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मी में रैंक्स क्या हैं। वो भी आपको इंटरेस्ट इसलिए होगी क्योंकि अगर आप आर्मी में जाने के फिराक में हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रैंक्स क्या हैं। सबसे पहले मैं उन रैंक्स को लूँगा जो, जैसे आप कॉम्पिटेंट एनरोल्ड ज्वाइन हुए हैं, तो जीडी के तौर पर, जीडी के तौर पे ज्वाइन हुए हैं, कॉम्पिटेंट के तौर पे पहला रैंक होता है लेंस नाइक। वो होता है एक फीती, यहाँ पे लगती है राइट हैंड साइड पे, एक फीती वाला, उसको कहते हैं लांस नाइक, और वो तकरीबन 5-6 साल की नौकरी में एक आपको मिलता है। वो उसको कहते हैं सेक्शन इंचार्ज। सेक्शन में होते हैं 7-8 के करीब, 8 के 9 के करीब लोग, उनके ऊपर एक ऑफिसर, वो एक सुपरवाइजर टाइप समझ लीजिए। तो उनका जो हेड है जिसको लांस नाइक कहते हैं। उसका दूसरा रैंक है नाइक,
नाइक की 2 फीतियाँ होती हैं, 2 स्ट्राइप्स। ये तकरीबन 10-12 साल की सर्विस में आपको नाइक मिलते हैं। ये नाइक तकरीबन प्लाटून में एक ही होता है। बेसिस इसका ये है कि जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ रही है तो आपकी जो प्रमोशन चांसेस भी आगे बढ़ रहे हैं मिलने के, और पॉसिबिलिटी होती जा रही है। तीसरा रैंक जो उसको कहते हैं हवलदार। पहले लेस नाइक, फिर नाइक, फिर हवलदार, 3 फीतियों वाले। वो हवलदार जो है वो प्लाटून में विल बी ओनली 1, उसको कहते हैं प्लाटून हवलदार। ये प्लाटून में कितने परसेंट? हाँ, अब मैं प्लाटून की बात करना चाहता हूँ आपको। वो प्लाटून का ऐसा है कि एक जैसे एक कंपनी है, कंपनी जैसे एक कंपनी, या आप समझ लो कि हमारी जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे छोटी ब्रांच जो है वो सेक्शन है। उसका इंचार्ज होता है लेस नाइक, और उसके ऊपर होता है नाइक। एक प्लाटून में 3 सेक्शनें होती हैं, और प्लाटून में तकरीबन 30 के करीब लोग होते हैं। प्लाटून में 30 के करीब, जिनको प्लाटून कहते हैं। और एक कंपनी में 3 प्लाटूनें होती हैं, मतलब 90 हो गए तकरीबन 90 के करीब। और दूसरे तीसरे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग मिला करके तकरीबन 100 के करीब समझ लो। उसके ऊपर अगर आप जाओ तो उसको कहते हैं बटालियन। बटालियन में तकरीबन 4 कंपनियां, एक कंपनी सपोर्ट कंपनी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी, 6 कंपनियां बन जाती हैं। 4 कंपनी फाइटिंग कंपनीज होती हैं और 2 सपोर्ट कंपनीज होती हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते चले जाते हैं ऊपर की तरफ। फिर ब्रिगेड बनेगा, ब्रिगेड के अंदर 3 बटालियन होती हैं। इस तरीके से डिवीज़न हो जाएगा, डिवीज़न के बीच में 3 ब्रिगेड होते हैं। उसके ऊपर कोर होती है, कोर में 3 डिवीज़न होते हैं। इसी तरीके से ये 3 का सेट जो है वो चलता रहता है। पर लोएस्ट जो है वो कमांड का जो लोएस्ट, मतलब इस वक्त अगर आपके मायने तो उसको कहते हैं एक सेक्शन। अच्छा, अब ये जैसे मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से आपकी प्रमोशन बढ़ती है, नाइक रैंक क्या है। तो हवलदार तक आप बड़े हो, आपकी प्लाटून में एक हवलदार है और वो प्लाटून